आज हम लोगों का टॉपिक है इनकम मेथड, यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है। तो देर आर 3 मेथड्स। इसके लिए 3 मेथड ही हैं आपके पास, जिसको हम बोलते हैं आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। आय विधि को हम बोलते हैं इनकम मेथड। तो आय विधि को पहले हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आय विधि से जब भी आपको कैलकुलेट करने के लिए आएगा, क्वेश्चन में ये रहेगा कैलकुलेट नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी या जीएनपी थ्रू इनकम मेथड। तो जब वर्ड इनकम मेथड आ गया तो एक ही फार्मूला मैं याद करा दूंगा पहले आपको, उसके बाद उससे आप कन्वर्ट कर लेंगे, जो भी वैल्यू निकालनी होगी निकालना होगा। तो जब हम इनकम मेथड पढ़ेंगे तो इनकम मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ पेमेंट रिसीव बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। यानी इसका मतलब यह हुआ, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसका लेक्चर हम लोगों ने पिछले में देखा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर, जिसको हम बोलते हैं भूमि, पूंजी, श्रम और साहसी, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। तो इन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत, यानी आर्थिक सीमा के अंतर्गत, इकोनॉमिक डोमेस्टिक टेरिटरी को हमने डिफाइन किया था इकोनॉमिक टेरिटरी, जो कि पॉलिटिकल टेरिटरी से बड़ी होती है। उसका एक अलग से लेक्चर हमने दिया हुआ है कि इकोनॉमिक टेरिटरी, तो आप देख लेंगे। तो हमने यहाँ ये पढ़ना है डोमेस्टिक इनकम क्या हुआ, whatever income received by the factor of production in the domestic territory of a country in a accounting year is known as a domestic income। यानी जो उत्पादन के साधन हैं, एक साल में जो कुछ भी उनको एक देश के अंदर मिलता है, एक देश की सीमा के अंतर्गत मिलता है, उसको जब हम जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। मैंने ये बोला कि हम क्वेश्चन में कुछ भी निकालने के लिए आएगा, पहले हम निकालेंगे एनडीपीएफसी, उसके बाद उसको चेंज करेंगे फार्मूले के थ्रू। तो एनडीपीएफसी में क्या है? एनडीपीएफसी इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हम बोलते हैं श्रमिकों की पारिश्रमिक, उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस, उसके बाद है मिक्स्ड इनकम। यानी डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को हम बोलते हैं श्रमिकों की पारिश्रमिक, ऑपरेटिंग सरप्लस को हम बोलते हैं अधिशेष, और मिक्स इनकम को हम बोलते हैं मिश्रित आय। अगर ये 3 बातें अगर याद हैं तो आप एनडीपीएफसी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एनडीपीएफसी के लिए बाय द वे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनता है इन 3 चीजों से मिलके बनके। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अगर श्रमिकों की पारिश्रमिक में है तो जितनी भी वेजेज एंड सैलरी है उसकी वैल्यू हम जोड़ दें। तो वेजेज एंड सैलरी 2 तरह का होता है, यानी जो मजदूरी है वो 2 तरह का होगा, या सैलरी 2 तरह का होगा। एक तो हमें कैश सैलरी मिलेगा एट द एंड ऑफ मंथ, जो हमारे अकाउंट में जाएगा। लेकिन जो काइंड में होगा, जैसे फ्री में हमें रेसिडेंस मिल गया, हमें खाना मिल गया, या हमारे लिए टेलीफोन की सुविधा अगर है, मोबाइल की सुविधा है, अगर ये सारी फैसिलिटी हमें फ्री में मिलेगा तो इसको हम बोलेंगे वेजेज एंड सैलरी इन काइंड। तो 2 बात याद होगी, एक होगा कैश, एक होगा काइंड। यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का जो पहला पार्ट है वेजेज एंड सैलरीज इन कैश इन काइंड, यानी या तो नगद हो सकता है या किसी सुविधा के रूप में हो सकती है। दूसरा इसमें है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जो वेजेज एंड सैलरी के अलावा जो दूसरी कंपनसेशन एम्प्लॉय का कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा के लिए योगदान। जैसे जो एम्प्लॉयर है हमारी सुरक्षा के लिए हमारा इंश्योरेंस करा, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करता है, तो ये सारी जो अमाउंट है वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का पार्ट होगा। तो
इसको कंफ्यूज करने के लिए कई बार क्वेश्चन में आपको रहेगा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉय, लेकिन आपको एम्प्लॉय को इंक्लूड नहीं करना है, आपको सिर्फ क्या लेना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी नियोक्ता का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, श्रमिक का सामाजिक सुरक्षा में योगदान को हम यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सन, कई बार आपने देखा होगा रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता है वो भी हमारे वेज एंड सैलरी का पार्ट है। तो वेज पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सन को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में रहेगा ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन। तो हमने बोला कि विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण आय, वो पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सन से अलग होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, इसको बोलते हैं हम फैक्टर इनकम। तो सिर्फ हमें क्या लेना है यहाँ पर, पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सन, यानी हमें एक बात याद रखनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में अगर नहीं दिया है तो तीन बातें हैं, तीन ही चीजों को जोड़ के कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनता है, वेजेज एंड सैलरी, कैश इन काइंड, पेंशन टू द रिटायर्ड पर्सन और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दूसरा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस दो चीजों से मिलकर बना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस में दो बातें आएंगी, या तो क्वेश्चन में रहेगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं दिया रहेगा, तो आप समझ जाएंगे कि रेंट, इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी, रेंट किराया, इंटरेस्ट ब्याज, रॉयल्टी, अगर ये तीन चीजें दिया हुआ है तो ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट है, और ये किसका पार्ट हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस का। यानी ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया है तो हम रेंट, इंटरेस्ट और रॉयल्टी की वैल्यू को ऐड करेंगे, साथ ही साथ हम प्रॉफिट की वैल्यू को ऐड करेंगे। और प्रॉफिट किस चीजों से बनता है, प्रॉफिट तीन चीजों से बनता है, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें क्या क्या ऐड करना है, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों को मिला के हम बनाते हैं प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट की वैल्यू दिया होगा तो इनको नहीं लिखेंगे, अगर इन तीनों की वैल्यू दिया है तो प्रॉफिट की वैल्यू को हम ऐड नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे एनडीपीएफसी, लेकिन आपको निकालना है नेशनल इनकम, तो आप ऐसे करेंगे नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। नेशनल इनकम को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट इक्वल टू एनडीपीएफसी। इस नेशनल यहां पर है, यहां पर ये डोमेस्टिक है, नेट डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हमने बोला था प्लस NFIA को ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। यानी अगर नेशनल इनकम निकालना है, एनडीपीएफसी की वैल्यू दिया है तो NFIA की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाएगा। या GNPFC निकालना है तो NDPFC प्लस, पहले नेट को ग्रॉस बनाएंगे तो डिप्रेसिएशन, फिर प्लस NFIA। तो इस तरह से पहले हम एनडीपीएफसी निकाल लेंगे, उसके बाद जो वैल्यू निकालना होगा उसको हम चेंज करके निकाल सकते हैं।